अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से है। सीनियर फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इनके क्रेडिट पे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी फिल्म है और आज भी यानी आज के दौर में उस फिल्म पे फिर फिल्म बनाई गई यानी दोबारा फिल्म बनाई गई तो उसने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े। आई थिंक 1978 या 1979 में इनकी एक फिल्म थी जिसका नाम था मौला जट। वो रिलीज़ हुई और उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, खुसूसन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री चेंज कर डाली। उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद फिल्में प्रोड्यूस की और वो बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ हैं और उनका नाम है सरवर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हमने आपको ज़हमत दी है कि आपका बड़ा तवील एक सफ़र है, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खुसूसन जो पंजाबी फ़िल्में हैं आपकी वो ब्लॉकबस्टर फ़िल्में हैं। थोड़ा सा इब्तदाई करियर के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री से आप कैसे जुड़े? एक तो पहली बात तो ये है कि जो भी होता है वो मकसूम होता है, किस्मत में होता है। किसी भी शख्स को अल्लाह करीम ने पैदा किया है तो उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है, वो अल्लाह को बेहतर पता है और वो बंदे को उस प्रोसेस से गुजारता है जो काम अल्लाह ने उससे लेना होता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं बचपन में मुझे फिल्में देखने का शौक़ था और मैं जब फिल्म देखता था तो मैं उसको बड़ी और तरह से देखता था कि इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है और क्या हो तो ये और अच्छी हो सकती है और अच्छी हो सकती है। तो वो मैं फिल्में देखता रहा, अपनी तैयारी में लगा रहा। फिर मैंने एक दोस्त मुझे मिला, मैं उस वक्त कारपेट का बिज़नेस करता था, कालीन की फैक्ट्रियां मैंने लगाई हुई थी अपनी। सही। उसके अलावा उससे पहले मेरा ख़ानदानी कारोबार जो था वो ज़मींदारा था और प्रॉपर्टी थी, ज़मीनें थी। मेरे वालिद साहब कारों का बिज़नेस करते थे, कार डीलर थे, इन्वेस्टर थे। तो उनका अपना कार एक्सीडेंट में ही अल्लाह को वो प्यारे हुए। तो उसके बाद घर का, बिज़नेस का, ज़मीनों का, कारों का, कालीनों का, ये कारोबार मैंने किए और करते करते इस दौरान मैं फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक़ होता था। तो वो मेरी इस तरह से तरबियत होती रही। तो मैं हर बार फिल्म को देख के उसको जायज़ा लेता था कि ये इसमें क्या खूबी है, क्या खामी है और क्या हो तो ये और अच्छी हो सकती थी। तो ये मेरी ट्रेनिंग फिल्में देख देख के हुई। और कुछ हमारा, हम नस्लन राजपूत हैं और राजपूतों के बच्चे जो हैं वो बचपन से ही जंगजू होते हैं। तो ये मेरी ख़ानदानी तौर पे, विरासत के तौर पे मुझे मिला हुआ था और मैं बचपन में काफ़ी लड़ाका भड़ाका था। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी कि बेटे अव्वल तो कभी किसी से लड़ना नहीं, और अगर तूने किसी से लड़ाई की और तू मार खा के वापस आया तो मैं तुझे, तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें माजूर करके बिठा दूंगा। लिहाजा वालिद साहब की टीचिंग ये थी कि मार खा के नहीं आना। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस वक्त 68 ईयर्स में मेरी एज चल रही है और मैंने आज तक किसी महाज पे शिकस्त नहीं खाई। तो यही मेरी फिल्मों में मेरा करैक्टर जो है वो ये है कि जो भी बनाना है वो ऐसा बनाना है कि कोई वैसा ना बना सके।
तो ये मेरी ग्रूमिंग है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से यानी पहली फिल्म कैसे बनाई आपने? वो इत्तेफाकन बनाई या आपने ये सोच कर कि इस फिल्म से मुझे फायदा होगा? पहली फिल्म किस तरह बनाई आप? पहली फिल्म मैंने अपना एक रकबा बेचा, प्लॉट बेचा, एक घर बेचा और मर्सिडीज गाड़ी में मैं स्टूडियो एंटर हुआ। मैं यहाँ किसी का शागिर्द नहीं बना, मैं कमांडर के तौर पे मैं एंटर हुआ और 2 महीने और 26 दिन में मैंने मौला जट की शूटिंग मुकम्मल की। और स्टूडियो में हर वो काम जो भी करता था वो अपनी मर्जी से करता था। इसका स्क्रिप्ट मैंने खुद सोचा हुआ था। जब मैंने ये सुनाया नासिरुद्दीन साहब को तो वो कहने लगे कि क्या ये मुझे लिखा हुआ नहीं मिल सकता? तो मैंने कहा कि भाई कोई लिखने वाला दो, मैं बोलता जाता हूँ, वो लिखता जाए। तो यहाँ एक डायरेक्टर है, बाद में वो डायरेक्टर बना, उस वक्त वो यूनुस मलक का असिस्टेंट था, फैज़ मलक उसका नाम है। मैं बोलता गया और वो स्क्रिप्ट लिखता गया। उससे गवाही भी ली जा सकती है, क्यों भाई ऐसा ही हुआ था। तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जब मैंने नासिरुद्दीन साहब को दिया तो इन्होंने कहा ये 90% मुकम्मल है। तो मैंने इन्हें कहा कि ये 90% मुकम्मल नहीं है, अभी इसमें 90% आपने ऐड करना है। ये मेरे जो करैक्टर हैं, जो मैंने बोला है वो भी समझो, जो लिखवाया है वो भी समझो, जो मैं नहीं लिखवा सका और होना चाहिए था वो भी समझो, फिर लिखो। तो उसने बहुत अच्छा लिखा। और मुझे यानी कहा यह जाता है कि जी नासिर अदीब साहब ने ही इस फिल्म की कहानी अखज़ की थी, लेकिन आपकी बात से अंदाजा ये हो रहा है कि जी आपने वो कहानी उनको दी और उसको नोक पलक संवार के उन्होंने पेश किया। तो क्या उन्होंने मुकम्मल कहानी नहीं लिखी थी? जी नहीं, मैं किसी फिल्म का भी, किसी मेरी फिल्म का, मैंने कभी किसी राइटर से ये नहीं कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैंने फिल्म बनानी। मैं हमेशा राइटर को सुनाता हूँ, सुनता नहीं, उसे बताता हूँ कि मैंने ये बनाना है। मेरी हर फिल्म का बुनियादी आइडिया और थॉट और करैक्टर वो सारे मेरे अपने होते हैं। वो चाहे मेरी 4 पंजाबी फिल्में थी, चारों का स्क्रिप्ट उसकी मेन कामयाबी की वजह था। और एक मैंने उर्दू फिल्म बनाई, उस पर मुझे 118 अवार्ड मिले और उसका डायरेक्टर भी मैं खुद था। डायरेक्टर मेरे अंडर काम करते हैं। मेरा कोई भी डायरेक्टर, वो दोस्तों को पता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि वो मेरे अंडर डायरेक्शन काम कर रहा होता है, मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक वो काम कर रहा होता है। अगर वो मेरी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं चलता तो मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्म से निकाल दिए, जिनमें इकबाल कश्मीरी जैसा बंदा भी था। बाज़ारे हुस्न का पहले डायरेक्टर मैंने उसे रखा। बाज़ारे हुस्न के जो डायरेक्टर थे वो पहले इकबाल कश्मीरी थे। उन्होंने कहा कि ये भट्टी साहब, आप मौला जट और चंद वरियाम बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, आपने ये क्या स्क्रिप्ट पसंद कर लिया कि इसमें तो एक मुक्का किसी एक्टर ने दूसरे एक्टर को नहीं मारा, तो आप ऐसी फिल्में बनाने वाले, जंगजू फिल्में बनाने वाले, और ये आपने सोशल फिल्म जिसमें कोई एक्शन ही नहीं है। मैंने कहा यही तो इसकी खूबी है। तो वो कहने लगा कि मुझे तो ये समझ नहीं आई, कि मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। मैंने कहा इकबाल साहब, आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो आप डायरेक्शन छोड़ दें, मैं यही बनाऊंगा। और उस फिल्म पे बाद में असलम डार साहब को मैंने डायरेक्टर लिया। उन्होंने फिल्म की कास्टिंग पे मेरे साथ इख्तलाफ किया, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी फिल्म में नदीम साहब हैं, उनके साथ सलमा आगा है, तो जो आप फीमेल आर्टिस्ट कह रहे हैं
वो मेरे करैक्टर को सूट नहीं करती। तो उन्होंने कहा जी मैं डायरेक्टर हूँ, मैं समझता हूँ, और मैं उस आर्टिस्ट के बगैर फिल्म नहीं बना सकता। मैंने कहा आपकी कोई मजबूरी है तो आप डायरेक्शन छोड़ दें। मुझे वो असलम डार साहब किसको इस फिल्म में इसी कास्ट बाज़ारे करना हुस्न चाहते में नहीं, वो किसको किसी हीरोइन आर्टिस्ट कास्ट को, करना चाहते थे? मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेता, वो उनकी लाइफ पार्टनर थी, समझे ना। ठीक ठीक तो ठीक। वो लोग जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, जी जी। जो नहीं जानते मैं उनको आर्टिस्ट यानी की कि वो बाद में फिर वो शरीक हयात भी बनी उनकी। या ठीक ठीक। तो मैंने वो उसकी फिगर और उसका जो एबिलिटीज थी वो मेरे करैक्टर को सूट नहीं करती। बाद में उस करैक्टर में मैंने समीना पीरजादा को लिया जी बिल्कुल। और उसको फिर कौमी अवार्ड भी मिला। तो अच्छा, मेरा हम ये बाजार हुस्न से पहले मैं चाहता हूं कि जी मौला जट के हवाले से बताएं, मैं फिर उसके बाद आपसे हक महर और आपकी जो फिल्में उनका पूछता हूं। बाजार हुस्न पे भी मजीद मैं आपसे बात करूंगा। मौला जट के लिए फिर कास्टिंग का एक आया होगा टाइम, मरहला आया। किस तरह से वो उसकी कास्टिंग मौला जट की हुई और आपको कैसे लगा कि ये फिल्म हिट हो जाएगी? ये मेरा कॉन्फिडेंस पहले दिन से था। इसका पहले मैंने डायरेक्टर लिया असलम ईरानी को, मौला असलम जट। ईरानी को। तो उसने कहा कि मैं सुल्तान राय को हीरो नहीं लेना चाहता। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि सुल्तान राय डेफिनेट होगा इस फिल्म में। उसकी कास्टिंग पे भी मैंने डायरेक्टर बदला। फिर इसमें कैफी साहब को मैंने डायरेक्टर लेना चाहा, तो कैफी साहब ने कहा कि नूरी नत वाला रोल मैं करूंगा। अच्छा। उनसे भी मेरा इख्तलाफ हुआ। मैंने कहा जी वो नूरी नत के लिए मुस्तफा कुरैशी ही होगा, सही। वही इसको सूट करेगा। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, आप मुझे एक्टर ही नहीं समझते। मैं तो अपने से बड़ा किसी को एक्टर नहीं समझता। मैंने कहा कैफी साहब, जिन जिन फिल्मों में आप हिट हुए हैं उन फिल्मों में वो करैक्टर इस किस्म के थे कि आप उसमें सूट करते थे। मेरी फिल्म के लिए नूरी नत जो है वो मुस्तफा कुरैशी ही बनेगा। अच्छा, इसमें यूनुस मलिक साहब की राय इसमें शामिल वो थी? बाद में आया। अच्छा, कास्टिंग के बाद फिर यूनुस मलिक साहब को आपने साइन दिया? नहीं 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 नहीं, यूनुस मलिक और एक और डायरेक्टर था जहांगीर कैसर, जिसको मैंने बाद में चनवरियाम। जानवरयाम, जिससे जानवरयाम बनवाई थी। तो यूनुस साहब को और उसके दरमियान मैंने रात को टास्क किया कि इनमें से कौन होना चाहिए। तो अल्लाह पाक से मैंने अर्ज किया, या अल्लाह वो फैसला करवाना जो बेस्ट हो। तो अच्छा। टॉस किया यूनुस मलिक का, तो इसका 3 बार नाम इसका निकला। अच्छा, इस बात पे दोनों एग्री थे, यूनुस मलिक भी और जहांगीर कैसर भी, कि टॉस करके जिसका आएगा वो डायरेक्टर नहीं, होगा इस फिल्म। दोनों नहीं, मैं अपने आप को अच्छा, सेटिस्फाई आप कर अपने रहा आप को, जी जी जी। सेटिस्फाई कर रहा था ठीक है ठीक है ठीक कि इनमें से किसको लेना चाहिए। है। ओके ओके। तो वो फिर टॉस किया तो वो यूनुस मलिक का नाम यूनुस मलिक निकला। का, ओके। तो उसको फिर मैंने डायरेक्टर लेना था। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूनुस मलिक को ढूंढने निकले कि वो किधर है। पता चला जी वो सनाई स्टूडियो में है। सनाई स्टूडियो में उसके पीछे गए तो वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसके पाँव में कोई पट्टी बंधी हुई थी और वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया, मर्सिडीज गाड़ी मेरे पास थी। तो मैंने कहा यूनुस साहब आपको डायरेक्टर लेना है, तो आप क्या लोगे, क्या चार्जेस लोगे अपनी डायरेक्शन के। उन्होंने कहा जी मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा, जो आप दोगे मैं वो ले लूँगा। तो उसको मैंने डायरेक्टर फाइनल कर लिया और फिर उसने मर्दों की तरह मेरा साथ दिया। कमाल की बात यह है कि पूरी फिल्म के दौरान मैं उसे कहता रहा कि 24 घंटे पहले आपने मुझे बताना है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। हर बंदे को मैंने तय करके मुआवजा देना है, लेकिन आपका मुआवजा तय नहीं होगा, आप जो मुंह से निकालोगे वो आपको मिल जाएगा।
वो भी मर्द का बच्चा निकला। उसने पूरी फिल्म में मेरे से पैसा ही नहीं लिया और मैं बार बार कहता रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। उसको भी उस वक्त काम की ज़रूरत थी और काम का शौक़ था। तो ये काम जो है फिल्म मेकिंग का और फिल्म इंडस्ट्री का, इसमें कामयाब सिर्फ वो होता है जो सेक्रीफाइस करे, जो कुर्बानी दे और उसको ज़रूरत भी हो। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। उसको भी ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत थी कि मेरी फिल्म जो बनाऊं वो हिट हो। लिहाजा मैं जब आया काम करने तो मैं स्क्रिप्ट लेके आया। उसमें बिस्मिल्लाह से लेके उसके आखिरी सीन तक हर चीज़ या मैंने खुद लिखी या लिखवाई और मैंने एक एक सीन को पास किया। मिसाल के तौर पे उसमें सबसे पहले एक हदीस कुदसी से मैंने फिल्म शुरू की है। ये हदीस कुदसी मैंने हज़रत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब उससे मैंने ली है। और वो रिसाला रूही एक किताब आपने लिखी है, उसमें से कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, ये हदीस पाक मैंने खुद निकाली है और उसका मौजू जो है वो मैंने खुद निकाला है। ये नासिरुद्दीन की क्रिएशन नहीं है। उसको लिखा, फिर कुरान पाक की आयत के तर्जमे से उस हदीस पाक को एलेबोरेट किया। फिर मैंने खुद बावजू होकर अपनी आवाज़ में वो रिकॉर्ड करवाई हुई है। फिर स्क्रीन के ऊपर जो आता है ना, वो सबसे पहले मेरी आवाज़ आती है और मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराई है। अब नासिरुद्दीन हो या कोई हो, वो मैं क्योंकि राइटर बनने नहीं आया था, मैंने अपना क्रेडिट वो भी नासिरुद्दीन के नाम लगाया और उसको मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि आज तक वो मौला जट की कमाई खा रहा है, इससे कमा रहा है और वही फंसी हुई है उसके दिमाग में। उससे आगे ना उसकी सोच गई है, ना पहले गया है, ना अब गया है। लेकिन उन्होंने मुताद्दिद सुपरहिट फिल्में उर्दू में, चाहे इंसानियत के दुश्मन हुई या इस तरह की जो फिल्में पंजाबी बहुत अच्छी लिखी हैं तो, लेकिन ये बात कहना कि आज तक उसी तरह से उनका ज़हन है, उन्होंने तो बहुत डिफरेंट फिल्में लिखी हैं। नहीं, कोई डिफरेंट फिल्में नहीं, सिर्फ मौला जट ही उसने। जंगल का कानून आप देखें, बड़े अच्छे डायलॉग। सर वो उससे पहले मेरी चांद बरियाम लिख चुका था मेरे से, उसमें ये डायलॉग थे, कानून कौन सा कानून, कैसा कानून, कानून हमारी ख्वाहिश का नाम है। जो कानून हमारे दोस्तों के काम ना आए हम उसे बदल दिया करते हैं। अच्छा, ये इससे पहले चंद बरियाम में डायलॉग लिख चुके थे और वो मैंने मार्शल लॉ के खिलाफ फिल्म बनाई थी और जनरल जिया के खिलाफ मैंने उसकी मार्शल लॉ के खिलाफ बनाई है। अच्छा, अब मौला जट पे ही आते हैं तो उसके बाद फिर वो सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए, फिल्म मुकम्मल हो गई, रिलीज की तरफ फिल्म आई, तो रिलीज का बताएं और फिर उसका बिजनेस का बताइए। एक मिनट, उसमें सबसे अहम बात ये है कि उस फिल्म को पहले तो पास ही नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। जब सेंसर के लिए गई तो बैन हो गई। अच्छा। फुल बोर्ड में गई तो बैन हो गई। एपीलेट बोर्ड से ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो एपीलेट बोर्ड से पास हुई और अनकट पास हुई। ये मेरे पे अल्लाह का और मेरे मुर्शिद का करम था। ये करामाती तौर पे फिल्म पास हुई है। उस वक्त इस किस्म की फिल्म का पास होना ये एक मोजज़ाती काम और करामाती काम है और ये मेरे मुर्शिद का फैज़ मेरे साथ चला है, हज़रत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का। और वो अनकट पास हुई और उसको चलाने में 2 साल कंटिन्यू इन वन थिएटर, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक कोई फिल्म जिस सिनेमा में रिलीज हुई हो उसमें 2 साल कोई फिल्म नहीं चली। एक ही सिनेमा में। ये मौला जट का वाहिद फिल्म है जिसका ये क्रेडिट है। और पाकिस्तान बनने से पहले
यहाँ इंडियन फिल्में भी लगती रही है। आन आन लगी, जी। आवारा लगी, बरसात लगी, उस वक्त आती थी 65 से पहले इंडियन फिल्में। लेकिन उनमें से भी कोई फिल्म 2 साल नहीं चली एक सिनेमा में। ये वाहिद फिल्म है। इससे पहले वाली फिल्मों के रिकॉर्ड इसने तोड़े, इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। और फिर इसने उस वक्त कितना बिजनेस किया, यानी इतना पूरे बिजनेस पाकिस्तान में, पूरे इतना पंजाब में? किया, इतना किया कि बेहिसाब, उसका हिसाब नहीं लगाया। मसलन इसने सिर्फ एक्साइज टैक्स पंजाब गवर्नमेंट को उस जमाने में 4.5 करोड़ रुपया सिर्फ एक्साइज टैक्स दिया था उस दौर में। और 1 लाख रुपए का उस वक्त 200 कनाल जमीन आती थी रायविंड रोड पे। आज वहाँ 5 करोड़ की 1 कनाल है। सही। तो मैंने जो 4.5 करोड़ टैक्स दिया, उसका मतलब है कि मैंने 450 मुरब्बा ज़मीन, 90,000 कनाल ज़मीन के बराबर मैंने टैक्स दिया। आज वो 90,000 कनाल ज़मीन गवर्नमेंट ने अगर ली हो और उसको बेच के, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। इस वक्त जितना कर्जा है ना, वो सारा उतर सकता है। मैंने सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को इतना टैक्स दिया हुआ है। अच्छा, ये सिनेमा, जिनके ये सिनेमा पे ये लगी थी, आई थिंक सफदर खान साहब का सिनेमा था, तो एक ही सिनेमा था उनका जब ये लगी शबिस्तान पे? नहीं, 2 थे ना, एक था। उसका नाम पहले खयाम था। जब मेरी फिल्म लगी उसका नाम शबिस्तान था। फिर उस फिल्म के चलते चलते उन्होंने टैक्स भी खाया, उन्होंने ब्लैक भी की, उन्होंने ओवर चार्जिंग भी की। और अच्छा। इस फिल्म के चलते के दौरान उन्होंने इसकी ग्राउंड में एक नया सिनेमा बना लिया, प्रिंस सिनेमा। और मैंने इनकी इस फिल्म की ब्लैक ओवर चार्जिंग से 1 पैसा नहीं लिया। उन्होंने ब्लैक भी की, ओवर चार्जिंग भी की, टैक्स भी खाया। तो आपके पास शिकायतें आती थी तो आपने उनसे बात नहीं की उस वक्त? की बात, मैंने कहा कि भाई मेरा इतना खर्च हो रहा है, इतनी पब्लिसिटी पे मेरा पैसा लग रहा है, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, सारा कुछ आप समेटे जा रहे हो। वो कहने लगे, भाई जी असी परदेसी हाँ, असी सियालकोटों आए हैं, तुसी बादशाह हो, तानू की फर्क पैंदा है, ये वो। मुझे उन्होंने बातों से टाला। खैर, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरी हलाल कमाई में कोई हराम का पैसा नहीं आया। मैंने पब्लिक का नाजायज़ पैसा नहीं लिया। उस वक्त 10 रुपए की टिकट में से 6 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स होता था, और 1 रुपया ये एयर कंडीशन की मद में ले लेते थे सिनेमे वाले, और बाकी जो 3 रुपए बचते थे उसमें से 8,000 किराया लेते थे, और 27 के 30,000 का वीक होता था। और पिक्चर जो है 2 साल में 104 वीक वहाँ चली है, 2 साल में। और उसका किराया भी इससे गया, इससे पब्लिसिटी भी गई, और पिक्चर ने अपना प्रॉफिट भी निकाला और सारा कुछ। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे इतना मिला कि पब्लिक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिल्म को किस कीमत पे देखते थे कि कपड़े उतार के, छलांगे लगा के लाइन के ऊपर बंदे गिरते थे और टिकटें निकालते थे, फिर डंडे खाते थे, फिर वो क्या क्या जी बिल्कुल। डाल कराची में भी बहुत रश था इस फिल्म पे। कराची में भी। लेकिन ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा यानी इसने बिजनेस किया या सबसे ज्यादा चली, चूड़ियां के बारे में भी ये कहा जाता है सैयद नूर साहब के, वो चूड़ियां ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, वो 35 करोड़ का। सर वो बकवास है। वो सिर्फ चूड़ियां भी मेरी मौला जट की कॉपी थी और मिर्जा जट की कॉपी थी। इस बात का पता है आपको? नहीं, मौला जट कहाँ, चूड़ियां वो कहाँ? भाई यही मेरी मिर्जा जट की कॉपी थी। उसमें जो बहार ने रोल किया था ना मेरी मिर्जा जट में, जी। चूड़ियां में भी उसी से वो रोल करवाया गया। फिर उसमें गंडासा डाला, फिर उसमें नथ डाले, समझे ना। तो ये सैयद नूर साहब से मेरी एक बार मुकालमा हो गया था। उसने कहा कि मिर्जा जट तो फोक स्टोरी थी, उसको कोई भी कॉपी कर सकता था। मैंने कहा हाँ, आपको भी कॉपी करने का राइट है, लेकिन आप
You are not only copier, you are also a cheater. You have cheated the public. आपने पब्लिक के साथ धोखा किया है। पब्लिक को मिर्ज़ा साहिबा की कहानी चूड़ियाँ के नाम से दिखाई है। तो लेकिन सर उसको लेकिन लोगों ने यानी पब्लिक ने तो बहुत अप्रिशिएट किया, वो हर शहर में हाँ, वो, ये बल्कि कहते ये हैं कि जी उस फिल्म से यानी चूड़ियां से बहुत सारे लोग जो थर्ड पार्टी थे वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। मेरी तो पब्लिक ने तो एक्सेप्ट किया उस फिल्म को। मेरी फिल्म से भी जिसने मुल्तान चलाई थी ना, वो बाद में सैयद नूर से ही फिल्में बनवाता रहा। मौला जट भी उसने चलाई थी, सफदर मलिक ने, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बना वो, समझे ना। मेरी चंद बरियाम भी उसने चलाई थी। मेरी फिल्म पिंडी जिसने चलाई उसने बाद में परवाना बनाई। जिसने गुजरांवाले चलाई उन्होंने सिद्दी जट और मौला जट इन लंदन बनाई। जिन्होंने गुजरात सिनेमा फिल्म चलाई उसने शेरां दी मां बाद में बनाई। ये सब मौला जट, ये सब मौला जट ने भी इतने ही प्रोड्यूसर पैदा किए थे। सही। और इवन ये नूर साहब जो हैं, इन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। इन्होंने, जब मैंने इन्हें कहा, ये कहने लगे वो फोक स्टोरी है, उसको कोई भी बना सकता है। मैंने उस दौरान इश्तिहार दिए थे कि एक उर्दू फिल्मों के डायरेक्टर ने पहली पंजाबी फिल्म बनाई जो मेरी फिल्म मिर्ज़ा जट की कॉपी है। ये इश्तिहार आए थे। अच्छा, इन्होंने फिर मेरे से गिला किया, नूर साहब ने, कि जी आप कहते हैं ये मेरी कॉपी है। मैंने कहा हाँ मैं कहता हूँ। कहते हैं जी वो तो फोक स्टोरी है, उसे कोई भी बना सकता है। मैंने कहा आप भी बना सकते हैं, लेकिन आप मिर्ज़ा साहिबा के नाम से बनाएं या मिर्ज़ा जट के नाम से बनाएं या किसी और मिलते जुलते नाम से जो लगे ये साहिबा और मिर्ज़ा की कहानी है। आपने चीट किया पब्लिक को चूड़ियाँ के नाम से बना के। फिर मैंने कहा कि इसमें गंडासा डाला है। गंडासा कहाँ से लिया है? चलें वो भी मैं आपको रियायत देता हूँ। आप कह सकते हैं जी मैंने वैशी जट से लिया, वो हसन अस्करी की फिल्म से। जी। मैंने कहा चलें मैं रियायत देता हूँ जी वो वहाँ से लिया। मैंने कहा उसमें नत कहाँ से लिए ये बताओ। इसने दोनों हाथ मेरे घुटनों पे रख दिए कि मानते हैं आपको कॉपी की। ये आप सैयद नूर साहब की बात सैयद नूर से डायरेक्ट इन्होंने, और ये अच्छा किया उसने कि मुझे खुशी हुई कि वो दूसरे की ग्रेटनेस को, अजमत को उसने माना। मैंने उसे कहा, मैंने कहा शाह जी नाम आप कमा रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं, लेकिन थैंक यू कहना भी आपके लिए मुश्किल। मेरे से ले रहे हैं और मेरे साथ आडा भी लगाते हैं जी मैं बड़ा डायरेक्टर। मैंने कहा चूड़ियाँ समेत किसी फिल्म में ये चली थी 13 महीने मेन पे, चूड़ियाँ 13 महीने चली थी। ये 16 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और जनवरी में उतर गई थी। मेरी पिक्चर 2 साल कंटिन्यू इन वन थिएटर चली है। इसकी ना मजाजन इतनी चली है ना कोई और चली है। ये अल्लाह के फजल से मेरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद मैंने जो उर्दू फिल्म बनाई लास्ट, ये भी उस वक्त सारे उर्दू फिल्में बनाने वाले पंजाबी बना रहे थे। इवन शबाब किरानवी के बच्चे भी, जफ़र शबाब और नज़र शबाब, वो भी नंगी तलवार और पता नहीं इस किस्म की फिल्में बना रहे थे। मौला जट जब आपकी सुपर हिट हो गई तो फिर कितने अरसे बाद आपने अगली फिल्म यानी चंद वरियाम के बारे में सोचा और हाँ, फिर उसमें किसको राइटर आपने लिया? ये 3.25 साल बाद मेरी फिल्म लगी थी। 2 साल तो मौला जट चली ना, तो ये लगी थी 9 फरवरी ऑफ 79 में। तो 27 अक्टूबर को मेरी चंद वरियाम रिलीज हुई थी 81 में। और उसके साथ कहते हैं कि शेर खान, साला साहब, उसके आपकी चंद वरियाम, हाँ, जुल्म मिलेगा जुल्म का बदला, और चाचा भतीजा, चाचा भतीजा, ये 4 फिल्में लगी और 3 डायमंड जुबली हुई थी। हाँ, यानी शेर खान, साला साहब, चंद वरियाम, तीनों डायमंड जुबली हुई। अब सुने कि चंद वरियाम मेरी कंप्लीट हो गई तो मैंने एक रिट की थी गवर्नमेंट के खिलाफ। मेरी पिक्चर हो गई थी लंबी, ये 15,000 फुट हो गई थी। गवर्नमेंट देती थी इजाज़त 12,000 फुट की, 2,000 फुट की एक्सटेंशन देती थी, और वो मुझे इन्होंने दी
मेरी पिक्चर थी 15,000 फुट, ये मुझे उसका सेंसर के लिए पेश ही नहीं करने देते थे, क्योंकि मौला जट का इतना मेरा अपना गवर्नमेंट के साथ फटा पड़ा था, वो इसको दूसरे दिन ही बैन करना चाहते थे। उस महाज पे किसी ना नासिर अदीब ने मेरा कुछ साथ दिया, ना यूनुस मलिक ने, ना किसी एक्टर ने। वो सारी हार्डशिप्स वो मोहम्मद सरवर भट्टी ने बर्दाश्त की है, और गवर्नमेंट के साथ 2 साल जंग चली है मेरी। यानी आपकी टीम ने आपका साथ नहीं दिया? कोई साथ देने वाला था नहीं, सिर्फ अल्लाह था और मेरे मुर्शिद थे, और मैं जाहिर में एक आदमी था जिसका रोज ये चलता था कि आज गिरफ्तार हुआ कि कल गिरफ्तार हुआ, और मेरे ऊपर इतने केस थे जितने आज इमरान खान के ऊपर है, समझे ना। हर जिले में मेरे पे केस था, और मुझे रोजाना ये होता था कि, और फिर मार्शल लॉ अथॉरिटीज मेरे खिलाफ, पाकिस्तान के सारे डिप्टी कमिश्नर्स मेरे खिलाफ, ये कहते थे वो फिल्म है जो चलाई है इन्होंने वो दिखाई नहीं गई। तो मेरी पिक्चर अनकट पास हुई थी। मैं जब उसका सर्टिफिकेट कोर्ट में दिखाता था कि ये मैंने सेंसर में प्रिंट जमा कराया, ये बैन हो गया, फिर ये फुल बोर्ड में भी बैन हो गया, और यही प्रिंट इनके पास ही रहा। ये एपिलेट बोर्ड ने उसको अनकट पास कर दिया, 1 फुट भी कटिंग नहीं। और ये मेरे, पहले भी मैंने बताया कि मेरे अल्लाह की मेरे पे रहमत और मेरे मुर्शिद का करामत के पिक्चर अनकट पास हुई, और मैं हर अदालत से जीता। चनवरियाम को भी फिर बाद में, चनवरियाम भी एपिलेट बोर्ड में पास हुई, वो भी वहां से निकल गई, वो भी सेंसर बोर्ड में उसको भी बैन किया। वो भी मैंने अकेले ने सारी जंग लड़ी है, और उसका क्रेडिट एक्टरों को भी मिला, हीरोइंस को भी मिला, राइटर को भी मिला, डायरेक्टर को भी मिला। चनवरियाम के राइटर कौन थे? उसका भी राइटर मैं खुद था, लेकिन लिखवाई मैंने जैसे मौला जट इससे लिखवाई थी, जी जी, इसी तरह चनवरियाम भी नासिर अदीब साहब। मिर्जा जट का मेरा राइटर वो अहमद राही था। अच्छा। और वो सारी हीर रांझा की टीम मैंने हायर की थी। हीर रांझा के बाद उस टीम ने कोई पंजाबी फिल्म नहीं बनाई थी। मसूद परवेज साहब वही डायरेक्टर, मसूदुर रहमान साहब कैमरामैन, अहमद राही साहब राइटर, और खुर्शीद अनवर को मैंने मनाया 10 साल बाद। हीर रांझा के बाद उन्होंने किसी का म्यूजिक नहीं दिया, लेकिन तिजारती एतबार से वो सुपरहिट फिल्म नहीं थी। वो मिर्जा पिक्चर ने बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन वो पिक्चर प्रेसिडेंट हाउस में सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में, मिनिस्टर कल्चर की मौजूदगी में, सेक्रेटरी कल्चर, वो कह रहा था कि आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते। यानी वो फिल्म डिसक्रेडिट नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मेरा क्रेडिट था कि मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इमेज ऊपर किया, और बहुत अच्छी फिल्म बनी, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी फिल्में यानी क्लासिक फिल्मों में शुमार होती है। अच्छा, आपकी जो इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म मौला जट, उसके बाद आमतौर पे होता यह है कि जब कोई एक डायरेक्टर बहुत सुपरहिट फिल्म दे दे तो अगली फिल्म में भी वही डायरेक्टर होता है। अगली फिल्म में आपने जहांगीर कैसर को एज ए डायरेक्टर लिया, उसकी क्या वजह थी? हाँ, वो बड़ी क्लासिक वजह है। मेरी चनवरियाम का डायरेक्टर भी यूनुस मलिक था, लेकिन यूनुस मलिक को उसके पीछे बड़े प्रोड्यूसर लगे हुए थे, और वो प्रोड्यूसर मेरी बैक बाइटिंग करते थे। वो कहते थे मोहम्मद सरवर भट्टी इश्तिहार में लिखता है मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट, तो वो उसके कान भरते थे, और यूनुस ने उनकी इस बात का असर लिया, तो उसने कहा जी आप अपना नाम देते हैं। मैंने कहा तो मैं झूठ लिखता हूँ, मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ हिदायतकार मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट, तो फिर आपका हक मरता है। अगर मैं फिल्म साज मोहम्मद सरवर भट्टी का मौला जट लिखता हूँ तो इसमें क्या झूठ है। और मैं अदारे का भी मालिक हूँ, मैं फिल्म भी मेरी क्रिएशन है, ये मेरा कोई, मैं फाइनेंसर नहीं हूँ, मैं उसका क्रिएटर हूँ। और फिर इससे मेरा यूनुस मलिक से फिल्म के क्लाइमैक्स पे वो झगड़ा भी हुआ। वो कहता था सुल्तान राही उसकी टांग काटेगा, मुस्तफा कुरैशी की।
तो मैंने इसको एडिटिंग रूम से निकाल दिया था। मैंने अच्छा, कहा, यूनुस मलिक को हाँ, मैंने कहा कि बिल्कुल सही एंड बन गया हुआ है, मुस्तफा कुरैशी अपनी टांग खुद काट रहा है। ये बहुत बड़ा विलन जो है ना, करेक्टर वाला विलन, वो ये कर सकता है कि हीरो की अजमत का इतराफ करे और अपनी टांग उसको इनाम के तौर पे दे दे। ये मेरी फिल्म का बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो कहता है जी मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरी बात चलेगी। मैं क्या, आपको डायरेक्टर किसने बनाया? इस फिल्म का डायरेक्टर किसने बनाया? मैंने। मैं आज तुम्हें निकाल दूं और मैं पिक्चर का प्रिंट उठाऊं और इसके ऊपर पेट्रोल डालूं और इसको आग लगा दूं, मैं फिल्म रिलीज ही ना करूं, तो मुझे रोक सकते हो? लेकिन सर बात यह है कि पूरी दुनिया में जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टर को ही ये कहता है कि जी आपके हवाले है फिल्म, जी नहीं, आपने देखना। वो सिर्फ ये जरूर देखते हैं, प्रोड्यूसर जो है ना वो कमांडर होता है, ये मेरी बात याद रखिए। पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर जो है, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उन दोनों के काम अलग हैं। तो प्रोड्यूसर जब मुदाखलत करता है तो काम बिगड़ नहीं जाता? नहीं 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 नहीं, यही तो गलतफहमी है। फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है। आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। एक फिल्म बनी थी बेन हुर, उसका प्रोड्यूसर कौन था? सीसल बी डी मिल। उसका डायरेक्टर कौन था? विलियम वाइलर। तो सीसल बी डी मिल खुद बड़े डायरेक्टरों में था। उससे फिल्म की कामयाबी के बाद जब पूछा गया कि वेल मिस्टर मिल, विलियम वाइलर हैज मेड ए वेरी नाइस फिल्म फॉर यू, उसने कहा प्लीज करेक्ट योर सेल्फ, आई हैव मेड द फिल्म, ही हैज जस्ट डायरेक्टेड द फिल्म। डायरेक्टर जो है वो मालिक नहीं होता, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं होता, प्रोड्यूसर ही फाइनल अथॉरिटी होता है। उसे कहा गया आप खुद डायरेक्टर थे तो आपने विलियम वाइलर को क्यों डायरेक्टर लिया? उसने कहा इसलिए कि अगर मैं प्रोड्यूसर ना होता तो विलियम वाइलर ऐसी फिल्म ना बना सकता। फिल्म हमेशा, मेरी बात आप याद रखें, पूरी दुनिया को बता दें, फिल्म हमेशा प्रोड्यूसर बनाता है, वो डायरेक्टर को भी सिलेक्ट करता है। वो नहीं, इसकी मिसाल पाकिस्तान में तो है कि जिस तरह से इकबाल कश्मीरी साहब थे, उन्होंने शरीफ बदमाश और जिद्दी और इस तरह की फिल्में बनाई और भी, लेकिन उन्होंने जो डर गया वो मर गया, चोरों की बारात जैसी फिल्म उन्होंने बनाई, घर कब आओगे बनाई। तो लोग यही कहते हैं कि जी उसमें सजाद गुल और शहजाद गुल साहब का हाथ था। लेकिन शहजाद गुल सजाद साहब जिस तरह आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ये वाली मदाखलत नहीं करते थे जो आप बता रहे हैं कि जी आप बिल्कुल उनको कह दिया करते थे कि आप पीछे जाएं। ये अच्छे फाइनेंसर है, दीज आर गुड फाइनेंसर। शहजाद गुल और सजाद गुल साहब का कह रहे हैं, दीज आर गुड फाइनेंसर। इनके पास फाइनेंस पूरा होता है। ये प्रोड्यूसर आप इनको नहीं कहेंगे? ये इनको प्रोड्यूसर कहा जा सकता है। इनके फादर तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर, इनके फादर बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, वो हकीकतन प्रोड्यूसर थे। और वो क्या करते थे कि वो डायरेक्टर को भी सिलेक्ट करते थे, वो म्यूज़िक भी अच्छा बनवाते थे। मास्टर इनायत साहब से उन्होंने नायला बनवाया, नायला का म्यूज़िक सुपर हिट म्यूज़िक। बाबा जी चिश्ती से दुल्ला भट्टी का म्यूज़िक बनवाया, वो भी हिट हुआ। वो और भी किसी से, बाद में हसन तारक से भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संग दिल बनवाई, वो प्रोड्यूसर थे। और इसी तरह बारी मलिक जो थे वो भी प्रोड्यूसर थे। यानी ये फाइनेंसर है, ये फाइनेंसर है। ठीक, अगर ये प्रोड्यूसर हो ना तो ये अब भी फिल्में बना रहे हो, जैसे आगा जी गुल, वो सारी उम्र फिल्में बनाते रहे। जब उनका कोई स्टूडियो में कम काम होता था तो वो अपनी 4 फिल्में शुरू कर लेते। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि शहजाद गुल, सज्जाद गुल चाहे तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 6-8 फिल्में जैसे इनके फादर बनाया करते थे, जी जी, तो वो बनाए तो एक रौनक शुरू हो जाएगी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोड्यूसर हैं ही नहीं तो इसलिए नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना रहे, क्योंकि अगर ये प्रोड्यूसर हो, क्रिएटर हो, तो ये आज सोचें कि आज क्या बनाया जाए कि हिट हो। उन्होंने अपना स्टूडियो बंद करवाना कबूल कर लिया है, फिल्म बनानी छोड़ दी। बात समझे ना सर? तो ये अच्छे फाइनेंसर हैं।
अब बारी मलक के बच्चे जो हैं वो अच्छे फाइनेंसर भी नहीं है, जी वो अच्छे प्रोड्यूसर भी नहीं है, और आपने देख लिया कि उनका स्टूडियो भी बंद है। जी और ये शौकत रिजवी साहब के बच्चे जो हैं वो भी ना प्रोड्यूसर हैं ना वो फाइनेंसर हैं, और उन्होंने भी स्टूडियो बंद करवा लिया। और शबाब किरानवी साहब के बच्चे जो हैं उन्होंने भी स्टूडियो बंद करवा लिया। चंद वरियाम से सर हम अब आगे चलते हैं। चंद वरियाम आपकी एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। चंद वरियाम के बाद अगली फिल्म जो है वो मिर्जा जट। मिर्जा जट के बारे में बात हो गई और आपने बताया कि भाई वो क्यों बड़ी बड़ी क्लासिक फिल्म बनी, क्लासिक फिल्म लेकिन बनी। वो अवाम की सोच से बाला फिल्म थी। बाला वो समझे कि वो दौर से पहले वो फिल्म बन गई। नहीं नहीं नहीं, बनी वो ठीक टाइम पे। उस वक्त एक प्रॉब्लम थी कि उसकी सूटेबल कास्ट नहीं थी। ओके, ये बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी नाकामी का टोटल क्रेडिट मैं लेने को तैयार हूँ। सही कि अगर मैं अपनी कामयाबियों का क्रेडिट लेता हूँ तो नाकामी का भी नाकामी का भी मैं लेता, यानी उसकी कास्टिंग। हक महर के हवाले से बताएं, उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। इंडिया में भी कहते हैं कि उसको कॉपी किया गया, बांग्लादेश में भी। मेरी इसके राइटर कौन थे? इसका राइटर मैं खुद था, मेरा टाइटल भी है। अच्छा, इसमें मैंने टाइटल भी लिया था। तो इस पे किसी और का इसमें फिर अमजद इस्लाम अमजद से मैंने लिखवाया। ओके, वो टीवी का वारस और समंदर और दहलीज उसके ड्रामे चल रहे थे, तो मेरा ख्याल था चेंज दे, तो उससे लिखवाया। लेकिन वो मेरी कार्ड ना निकाल सका। वो उसने फर्स्ट वर्जन लिखा, तो मैंने उसे कहा मुझे साहब फर्स्ट वर्जन बहुत अच्छा लिखा गया। वो कहने लगे मेरी तरफ से ये फर्स्ट भी है और लास्ट भी है। अच्छा, तो मैंने कहा जी ये मैंने 22 घंटे की फिल्म तो नहीं बनानी, ये तो आपने सीरियल लिख दी है। अब इसको बैठ के कट शॉर्ट करें, इसको मुख्तसर करें। तो वो कहने लगा मैंने जो करना था कर दिया है, अब आप अपनी मर्जी से जो भी इसको करना है वो जो फिल्म की कास्ट फिर आपने की, बाबरा शरीफ ने बहुत जबरदस्त इस फिल्म में किरदार निगारी की। बाबरा शरीफ को मैंने उस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगी आर्टिस्ट थी वो। अच्छा, उसका उर्दू फिल्मों का इमेज था। जी बिल्कुल। मैंने उसको इसलिए लिया कि फैमिलीज इस फिल्म को देखने आए बाबरा शरीफ की वजह से, और मुंह मांगे पैसे उसको दिए, ऐसा। और इस फिल्म की और दीगर कास्ट में कौन कौन लोग थे? हक महर की कास्ट में वसीम अब्बास हीरो था, और ये भी मेरे से थोड़ी सी कमी रह गई, समझे ना। वो इतना सूटेबल नहीं था, लेकिन उसके नसीब में था। तो उस दौर में ये अयाज और फैसल वगैरह ये आए हुए थे। लेकिन फिर भी आपने अयाज को छोड़ दिया। अयाज को मैंने कहा, अयाज ने कहा जी मेरे माँ बाप ने मुझे मना कर दिया, आइंदा फिल्म नहीं करनी। जबकि इश्क नचावे गली गली हिट हो चुकी थी। और वो फैसल से भी कहा कि उसने वो टमने पे चढ़ गया कि मैं तो इतने पैसे लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा यार तू अपना काम कर। उसका फादर मेरे मंथली पे था। इस सारे कुनबे को रेगुलर में वजीफा देता था ताकि इनका घर चले। इनके फादर कैमरामैन जो थे वो मेरे मिर्जा जट के भी कैमरामैन थे, और मेरे वो चंद वरियाम के भी कैमरामैन थे। और इनकी मैंने मंथली लगाई हुई थी कि आपके घर के कितने खर्चे हैं, और आपके बच्चों की फीसें क्या हैं, और आपका खाना पीना क्या है, और आपका ज़ाती खर्चा क्या है। अच्छा, ये मैं आपको एक कमाल बात बताऊं कि मैं वो प्रोड्यूसर हूँ कि मैं जिससे काम लेता हूँ उसके सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। अच्छा, हाँ, कि उसको वरी नहीं होनी चाहिए कि उसके मकान का किराया कितना है, उसके किचन का खर्चा कितना है, उसके सिगरेट कितने के हैं, उसके पान कितने के हैं, उसको मंथली क्या मिल जाए तो वो बिल्कुल सारी वरी से आज़ाद होगा। ये मैं अपने यूनिट को इस तरह की फैसिलिटी देता हूँ, और ये मैं अकेला आदमी हूँ। कोई प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अपने स्टाफ से काम लेने वाला नहीं है। ये मैंने हमेशा मास्टर अनायत साहब को मैंने रेगुलर वजीफ़ा मुकर्रर किया हुआ था, काम करें ना करें वो आए और मंथली अपने पैसे ले जाए।
यानी तमाम ही, चाहे वो राइटर हो, चाहे राइटर जो हो, भी हो, डायरेक्टर यानी हो। नासिर अदीब साहब की नासिर आपके अदीब साथ। को मैंने पहली कार मैंने लेके दी थी। अच्छा। हाँ, जिंदगी की पहली कार 3644 उसका नंबर था, और वो 45,000 की गाड़ी थी। तो ये यानी उससे पहले उनके पास उसके गाड़ी पास नहीं गाड़ी थी, नहीं थी, नासिर अदीब साहब को मैंने आपने। कार लेके दी। और ये इतना थैंकलेस आदमी है कि ये बाद में इसने एक इंटरव्यू में कहा कि जी इन्होंने मेरी गाड़ी की रिपेयर कराई थी मौला जट के मुआवजे के तौर पे, तो गाड़ी लेके ही मैंने दी। अच्छा। यानी ये इंतहाई, जिसको कहते हैं ना, थैंकलेस आदमी है और नाशुक्रा है, और इसको मेरे से माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगेगा तो खुदा का भी देनदार होगा। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है नाजरीन तक ये बात पहुंचेगी, फिर उन तक ये बात पहुंचेगी, पहुंचे तो वो इस बात को पहुंचे ये बिल्कुल तस्दीक और तरदीद के लिए कह सकते हैं। वो इतना झूठा आदमी है और समझता है मैं बड़ा सच्चा हूं। और नहीं, हम नासिर अदीब साहब से भी इस बारे में और सुन ले, लेंगे, सुन क्योंकि ले, वो भी ले, हमारे दोस्तों में से हैं, हम सुन ले, उनसे भी इसका उनसे पूछ ले। मौकफ लेंगे। वो खाइन भी है, उसको मैंने जनरल रानी सुनाई, इसने आगे बेच दी। इसको मैंने चिराग बाली सुनाई, इसने आगे बेच दी। बाद में उसका टाइटल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था। चिराग बाली जो आई थिंक सफदर मसूद खान- भट्ट साहब ने, मसूद भट्ट ने बनाई। जी, जी। मसूद भट्ट से पूछ लेना कि वो टाइटल मैंने दिया था इनको। ये बात तो मसूद भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू में कही है कि वो टाइटल सरवर भट्टी साहब से लिया था। ठीक है ना जी। और सफदर खान ने मेरे से रिक्वेस्ट, लेकिन वो सिर्फ टाइटल की बात हुई थी, कहानी आपकी कहानी भी मैंने बनाई हुई थी। सही। वो मेरी ना चंद बरियाम का राइटर है, उसके मेन सीक्वेंस मैंने उसको बना के दिए हुए थे। और वो जो ख़ास तौर पे पानी वाला सीक्वेंस था कि अपना पानी भर के वो मस्जिद से लाती है, और वो मैंने इसलिए रखा था कि ये बड़ा हार्ट्स को टच करेगा कि ये जागीरदार जो हैं ये उसको पानी नहीं भरने दे रहे, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, समझे ना। इस तरह फिल्म के टाइटल, और फिल्म में मौला जट में सोनिया का जो तकिया कलाम था मुस्तफा कुरैशी का, वो मेरा अपना तकिया कलाम होता था, और बहुत सुपर हिट हुआ वो बहुत सुपर हिट हुआ। ठीक है ना। और उसके हर सीन, फिर उसका जो टांग तोड़ने के बाद वो डायलॉग बोलता है मुस्तफा कुरैशी कि अज तो बाद जदों भी तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठक 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 दी आवाज़ नहीं, नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी। अच्छा, मौला जट की बात हम करके फिर हम आखिरी फिल्म आपकी बाजार हुस्न की बात करते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट जब शुरू हुई, उसमें जो भी केस हुआ वो सारा हमने तो आपका एक इंटरव्यू अलग से किया हुआ है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त भी कुछ सिनेमाज में चल रही है, और जिस दिन से लगी थी आज तक वो भी चल रही है। यानी अगर सेंटोरेस में इस्लामाबाद में चल रही है तो वो जो है ना, लेकिन उसको अब इंडिया में, यानी इंडिया पंजाब में इसी महीने उसको इजाजत मिल गई है। बहुत अच्छा है। 300-350 करोड़ का वो बिजनेस कर चुकी है। मजीद कहते हैं कि 100 करोड़ का बिजनेस इंडिया में वो करेगी। इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में ये आपके लिए बड़े क्रेडिट की बात है, ऑनर की बात है? ये मेरी ऑनर है, ये मेरी ऑनर है कि मेरा क्रिएटेड करैक्टर और मेरे क्रिएटेड करैक्टर वो इतने पॉपुलर हैं कि उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा बिलाल लाशारी को और कामरान लाशारी को पहुंचा। लेकिन इसने उसमें क्लेम किया था नासिर अदीब ने, नासिर अदीब साहब ये कहते थे कि उन्होंने उनको राइट दे दिए थे ना नासिर जी अदीब नहीं, ये राइट इसके पास थे ही नहीं। नहीं, वो तो क्लेम करते हैं कि वो क्लेम गलत करता है ना, झूठा है। इनके पीछे मैंने डंडा दे के इनसे राइट्स लिए। अच्छा, हाई कोर्ट से भी मेरे हक में फैसला है, ट्रिब्यूनल से भी मेरे हक में फैसला है, और FIA में भी मेरे हक में फैसला है, पुलिस में भी मेरे हक में फैसला है। इनके पीछे इनको मैंने वो इनका हशर किया है कि आखिरकार ये सारे ऐसे हाथ खड़े करके मेरे 3 साल वो फिल्म रुकी रही है। 9 साल 13 में शुरू हुई थी और 22 में रिलीज हुई है। वो तो कुछ अर्सा 4-5 साल वो फिल्म बनी, फिर उसके बाद में, लेकिन ये कि वो आपकी तरफ से अच्छा, लेकिन कहते ये हैं कि जी आपने उस फिल्म को इसलिए रोका
ये जो कहते हैं, ताकि उस तस्दीक या तरदीद हो कि भाई आपको 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो ये कहते हैं लोग, इसी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि 3-4 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो इसलिए उन्होंने आपने रोका नहीं, एक मिनट, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसके 100 करोड़ लूं या मुफ्त दे दूं, मेरी मर्जी है ना। बिल्कुल। फिर जब मैंने अपनी मर्जी की, इनको माफी दी, तो फिल्म लगी। बिल्कुल, मेरे से राइट लिए, बात समझे ना। ये कौन आखिर में होते तो हैं कहने आपसे- वाले भी मुझे ये मिल जाए तो मैं दे दूं, तो मुझे ये ना मिले तो मैं ना दूं। ये सारी बातें हुई हैं कि भाई तो जिसकी मैं आपसे प्रॉपर्टी है उसकी इजाजत से फिल्म लगी है। ये नहीं अपना ना अफसरी अपनी दिखा सके, ना अपनी राइटरी दिखा सके। कोर्ट ने मेरे हक में फैसला और जबकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई थी बड़े लोग थे, वो तो हाँ, आप और उनका सारा यही जमाना ख्याल जानता था, है। उनका यही ख्याल था कि जी ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो ये पावरफुल लोग थे। ये क्या कर लेंगे। तो यही बात उनको मैंने पहले समझाने गया, उनको पास खुद गया कि मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मत छेड़े, आप परेशान होंगे। उस वक्त उन्होंने समझा ये क्या कर लेगा। जाहिर है वो ब्यूरोक्रेट मैंने भी रहे हैं, सब कुछ उनका एस्टेब्लिशमेंट लेकिन- से भी ताल्लुक है, लेकिन- सारा कुछ उनका। सब कुछ, लेकिन वो कामरान लाशारी अच्छा आदमी है। ओके, उसको वो कानून को समझता था। वो फिर बाद में उसको एहसास हो गया, उसने माना। फिर वो जो उसकी प्रोड्यूसर है हमारा हिकमत, वो बच्ची भी बड़ी अच्छी बच्ची है। जी, जब उनको पता चल गया कि राइट्स तो उसी का है, नासिर अदीब में चीट कर रहा है कि मेरे पास राइट्स है, तो बाद में नासिर अदीब को भी पता चल गया कि राइट्स प्रोड्यूसर के पास होते हैं, वो मालिक होता है। तो नासिर अदीब साहब ने उसके राइट्स उनको देके उसके एवज उसकी उसने कुछ रकम लिया ले ली था, थी। कुछ लिया था, अच्छा, लेकिन उसने चीट करके लिया कि मैं मेरे पास राइट्स है। कोर्ट ने इसके खिलाफ भी फैसला दिया, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के खिलाफ भी फैसला दिया। इस सैयद नूर उस वक्त था ना प्रोड्यूसर एसोसिएशन का, अच्छा, जिस वक्त तो ये इनको सबको शिकस्त हुई, सबको। फिर कामरान लाशारी साहब, अल्लाह पाक उन पे और रहमतें करे, आमीन। उन्होंने ऐसे हाथ खड़े करके कहा बेटी साहब बस कर दी, बस कर दी। मैंने कहा जी ठीक। मैंने कहा मैं आपको पहले समझाने आया था, ये सिर्फ मोहम्मद सरवर भट्टी है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर है, जिसको अपने राइट्स का पता है। और हकमैर के राइट्स लेने के लिए बांग्लादेश का एक्टरों का चेयरमैन अहमद शरीफ, उसने मेरे से आके राइट्स लिए। जी, वो अदाकारा शबनम जी के शबनम जी के जरिए जरिए। और रियाजुर रहमान सागर के जरिए उन्होंने मुझे जो देना था वो दिया, मेरे से इजाज़त ली, फिर वो फिल्म उधर कापी हुई। यही मेरी हकमैर ईरान के 66 मुल्कों के फेस्टिवल से वो बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड लेके आई। जी, वो तो फिल्म भी इस काबिल थी कि उसके अवार्ड। फिर इसको इंडिया ने कॉपी किया सनम बेवफा के नाम से, और उसमें सलमान खान हीरो बना, इसकी मेरी फिल्म की कॉपी में से। और उसका जो प्रोड्यूसर था, जो मेरा कॉपियर था अपना सावन कुमार, वो इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन का चेयरमैन बना। और फिर मेरी बाजारे हुस्न भी इंडिया में कॉपी हुई। तेरे सुखों की कीमत 5 मुरब्बे जमीन ते 5 लाख रुपया थी, जिसकी तेरे सामने सुध थी। 5 लाख के नोटा का हार तेरे गल पा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਜਾਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਨੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ के रोना है फतेह साईं। जरा पान मोड़ के देखो ते सही पापा साईं, तुसा 5 मुरब्बे जमीन
5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਸਜਾਵਲ ਦੀ ਧੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾ ਬਸੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੱਖੇ। बाजार हुस्न पे हम बात करते हैं। बाजार हुस्न का आपने बताया पहले जैसे कि जी इकबाल कश्मीरी साहब को कास्ट किया, फिर असलम डार साहब, तो जावेद फाजिल साहब बाद में जावेद फाजिल को भी निकाला, लेकिन उनकी डायरेक्शन तो बहुत आला थी। डायरेक्शन अच्छी थी लेकिन बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजें उसने शूट ही नहीं की थी। अच्छा, मैंने जब पूछा कि वो फलां डायलॉग थे, फलां सीन थे, फलां म्यूजिक था, गीत का ये हिस्सा था, वो कहाँ है जी? वो तो मैंने शूट ही नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कि जी उस वक्त ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ था कि इस स्क्रिप्ट और म्यूजिक में से अगर कुछ निकालोगे या डालोगे तो वो मेरी परमिशन से, आपके इल्म में ना है। क्योंकि स्क्रिप्ट को उसने फाइनल किया था कि बिल्कुल ठीक है। और इसको कहानी कैसे सुनाई थी कि ये परवेज़ कलीम बैठा कहानी सुना रहा है, ये म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, जहाँ गीत की सिचुएशन आती है वहाँ गीत लिखे जा चुके थे, मैंने लिखवाए थे और तर्जें बनवाई थी। कहानी सुना रहे हैं, जहाँ गीत की सिचुएशन आती है वहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, वो गीत सुना रहा है। ये सारा मैटर जो है वो मैंने खुद बनाया हुआ है। और ये फिल्म तो मोहम्मद परवेज कलीम साहब की आखिर ये की भी हुई मैंने ऐसे लिखवाई थी कि परवेज कलीम साहब पीछे बैठे, क्लिप बोर्ड और कलम लेके, मैं बोलता जा रहा हूँ। तो वो तो आपने सिर्फ मरकजी ख्याल जी नहीं, वन नहीं, लाइन नहीं, दिया नहीं, होगा नहीं, उनको। नहीं, 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 1 से लेके 59 सीन तक हम लाहौर से जा रहे थे मानसेरा, तो ये लिख रहे थे और मैं बोल रहा था। इससे पहले परवेज कलीम के क्रेडिट पे क्या था? लब्बा कसाई, एक फिल्म थी पंजाबी लब्बा कसाई। यानी इससे पहले परवेज इससे कलीम पहले साहब के क्रेडिट पे कोई कुछ सुपर चीज फिल्म नहीं थी। एक फिल्म बनी हुई थी जज्बात, जो आज तक रिलीज नहीं हुई, वो इसने मुझे दिखाई थी स्टूडियो में। सही। मैंने उस फिल्म को देख के कहा कि परवेज तू राइटर अच्छा बन सकता है। इसकी ख्वाहिश थी मुझे डायरेक्टर ले। ठीक। मैंने फिर कहा, मैंने कहा परवेज तू राइटर बन गया ना, तू डायरेक्टर भी बन जाएगा, तू प्रोड्यूसर भी बन जाएगा, तू डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाएगा, जो मैं तुझे बनाता हूँ वो बन। ये फिर राइटर बना और मैं बोलता गया। इसने लिखा 59 सीन लिखे तो हमारी डेस्टिनेशन आ गई, मंजिल आ गई। 12 सीन रह गए जो हमने बाद में लिखे। और वो उस फिल्म का सब्जेक्ट तो चलें चाहे आपने लिखवाया हो या परवेज कलीम साहब ने, और ये बात उसने मुख्तलिफ बहुत तकारीब में जहाँ कहते भी हैं और हम भी कहते हैं कि जी उनकी परवेज कलीम साहब की इस स्टोरी को इंडिया में भी कॉपी किया गया और और उसके फिर जब ये डायरेक्टर मैंने निकाले और आखिर में जावेद फाजिल साहब से भी इख्तलाफ हुआ, उनको भी एडिटिंग रूम से मैंने निकाला, तो फिर वो बाकी जो सीन रह गए थे वो मैंने खुद किए। अच्छा, वो आपने शूट मैंने किए? खुद शूट किए। परवेज कलीम मेरे साथ मुआवनत में था और ये उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह के करम से ये राइटर बना। राइटर बनने के बाद ये माशाल्लाह डायरेक्टर भी बन गया। इसकी गुनाह पिक्चर बनी, वो भी अच्छी जी, बहुत चली अच्छी गई, गई थी। ठीक है ना। फिर इसको अल्लाह ने इज्जत दी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर भी बना। लेकिन बाद में ये पता नहीं इनको कोई प्रॉब्लम है, थैंकफुल होने की बजाय ना थैंकलेस होते हैं। परवेज कलीम मेरा अब तक वो लिहाज करता है जी, वो थैंकफुल है। वो कहता है जी मैं अमेरिका हूँ और भट्टी साहब मेरे कोलंबस है, इन्होंने मुझे ईजाद किया है, वो मानता है। ये नासरदीन में ये अपना कसर है कि ये थैंक यू कहना है सिर्फ, मैं और क्या मांगता हूँ भाई, पैसे तुम कमा रहे हो। अब ये कहता है जी मैं बहुत बड़ा डायलॉग राइटर हूँ, इसमें क्या डायलॉग लिखे हैं, ये
मौला जट, द लेजेंड ऑफ द मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट। टन 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 ते तेरी भैन नू अगो चुप, गालियां लिखी। ये जी हाँ, इस तरह अपने का। नाम के साथ अदीब लिखना इसको जचता ही नहीं। ये फिल्म लिखने के बाद इसने अपनी जो क्रेडिट था ना मौला जट लिखने का, वो भी जाया कर लिया कि तू ये है अंदर से। फिर वो क्या कहती है हीरोइन और हीरो, हीरो को इसने भंगड़ बना दिया, शराबी बना दिया, किराए का कातिल बना दिया। मेरा करैक्टर तो मुनसफ था, जस्टिस था, 25 गांव का मुनसफ था। वो एक गरीब बच्ची के लिए पूरी फिल्म में खड़ा हुआ है कि उसका सर क्यों नंगा किया गया, उसके सर से दुपट्टा क्यों उतारा गया। मेरी पिक्चर पॉजिटिव थी। ये द लेजेंड ऑफ मौला जट टोटल नेगेटिव फिल्म है, टोटल। यानी फवाद खान को सुल्तान राही साहब की तरह नहीं दिखाया नहीं गया। नहीं, वो पॉजिटिव दिखाया ही नहीं। मेरी फिल्म जस्टिस पे थी, इंसाफ पे। इन्होंने इंतकाम पे फिल्म बनाई। फिर वो क्या कहता है हीरोइन को कि तुम ही हरामदी है, मैं भी हरामदा हूं, ते जेड़ा साडे चों पैदा होएगा वो हलाल दा होएगा, वो भी हरामदा ही होएगा। टोटल नेगेटिव है वो करेक्टर, और एंड तक नेगेटिव। ये सर है ये जो बाजारे हुस्न थी वो तिजारती एतबार से बहुत वो अच्छी- कैसी फिल्म बहुत रही अच्छी, थी वो? बहुत अच्छी। यानी पूरे पाकिस्तान में पूरे या पाकिस्तान सिर्फ में? जहां कराची और हैदराबाद में बेहतर गई? कराची भी हिट हुई, सुपर हिट हुई। 22 दिन से फुल जा रही थी। कराची में कर्फ्यू लग और गए, कराची के हालात उन दिनों बहुत खराब थे बहुत जब ये खराब लगी थे, थी। कर्फ्यू बिल्कुल लग गए। हैदराबाद में जिस रोज लगनी थी 9 सितंबर 88 को, उस रोज 250 आदमी कत्ल हो गए। वो पक्के कले वाला वाकया। जी हाँ, जी हाँ। बिजनेस मुझे उसका इतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन उसके मुझे 118 अवार्ड मिले, और नेकनामी मतलब और आपके नेकनामी। और फिर हिस्से में आई। उसपे डायरेक्टर का टाइटल मैंने अपना दिया हुआ है, डायरेक्टर इन चीफ का टाइटल। क्योंकि अच्छा, ये यानी उसमें डायरेक्टर मोहम्मद जावेद फाजिल और डायरेक्टर इन चीफ चीफ मोहम्मद सरवर भट्टी, भट्टी ये टाइटल पे था। ये टाइटल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ये कहते ही हैं कि जी ये ठेका सिस्टम और ये इस तरह ये जो मामलात थे इस वजह से ख़त्म हुई। आप क्या आखिर में मतलब ये कहेंगे क्यों ये फिल्म ख़त्म हुई हमारे यहाँ जो ये मैं हाल है? आपको एक बात पूरे कॉन्फिडेंस से कहूँ, कोई तकब्बर नहीं, कोई दावा नहीं। इस इंडस्ट्री को फिर आके जिंदा करना है तो इंशाअल्लाह मोहम्मद सरवर भट्टी ने करना है। क्यों कि इनको सब्जेक्ट बनाना नहीं आता, इनको फिल्म का नाम रखना नहीं आता। अब ये जो नूर साहब ने नाम रखा है तेरे बाजरे दी राखी, ये नाम है? नहीं सर, बहुत अच्छा नाम है, तेरे कैसे? बाजरे दी राखी। तो डेड फ्लॉप हुई है, 7 हाँ, वो करोड़ नहीं, नाम से तो फिल्म के फ्लॉप होने नहीं, का नहीं, ताल्लुक नहीं, नहीं है। है। मैं भी उस फिल्म से एतराज करता हूँ। मैं कहता हूँ उसमें जो कॉमेडी पोर्शन है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अनरेलेवेंट है, मतलब वो नहीं होना चाहिए था, या 35 मिनट फिल्म नहीं होनी चाहिए थी। शायद बाबर अली का काम ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नाम के तेरे बाजरे दी राखी तो सर वो तो ठीक था सर। नहीं, वो नाम आज बाजरा उसको कौन जानता है? बाजरे दी राखी ये गांव की बात है, पिंड की बात है। आज ना बाजरे को लोग जानते हैं ना राखी को जानते हैं, और उस पे 7 करोड़ रुपया उसका सफदर मलक का बेचारे का बर्बाद किया। जी, 7 करोड़ वो क्लेम करते हैं। चूड़ियां भी नया नाम नहीं था, चूड़ियां भी पहले बन चुकी थी। जी जी, और एक अल्ताफ हुसैन साहब ने भी बनाई हुसैन थी। साहब ने हाँ, भी बनाई। तीसरी बनी थी। इनको भाई साहब को ना नाम रखना नहीं आता। उधर हिट हुई कौन सी? राजा हिंदुस्तानी, इन्होंने राजा पाकिस्तानी रख लिया। उधर हवाएं प्ले हिट हुआ टीवी पे, इन्होंने हवाएं रख लिया। लेकिन हवाएं बहुत सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म हिट हुई, लेकिन नाम अपने पास से नहीं रख सकते। ये बात कह रहा हूँ। बने बनाई कोई चीज़ जो है, मेरी पिक्चरों को मसलन मेरी बाज़ारे हुस्न को इन्होंने मुजाजन के नाम से उसके करैक्टर सारे ले लिए। मैंने जो बाज़ारे हुस्न और मजाजन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो गांव का और उनका पिंड का और वो बदले का वो सारा मजाजन में। आप मेकर नहीं है ना, इसलिए आप ये कह सकते हैं।
मैंने नहीं, जो क्योंकि मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, बाजार अरे, हुस्न और मजाजन का कोई अभी मवाजना नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि जो सलमा आगा ने रोल किया था बाजार हुस्न की नाचने गाने वाली का, वो मजाजन में साइमा का रोल था। उसके पीछे जो घर वाले थे, अलबेला, नगमा और वो रंगीला, वो इसने कॉमेडियन उसी तरह इसके पीछे डाले हुए थे। एक्टर चेंज थे, थॉट वही था, समझे ना। और वो नाचने वाली में फंसा, हालांकि पहले उसके घर में बीवी थी मुदिया शान। तो मेरी फिल्म में भी वो नदीम साहब नाचने गाने वाली में फंसे। समीना पीरजादा उसकी बीवी थी पहले। ऐसे ही था ना, ये सारी रिजेम्बलेंस है। ये राइटर नहीं है, ये देख के तो उसको रिप्रोड्यूस करने वाले। लेकिन सर सैयद नूर साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि स्क्रीन प्ले, यानी 90s की जो उनकी फिल्में आप देखिए, स्क्रीन प्ले राइटर उनसे बेहतर नहीं है पाकिस्तान में। ये मैंने उनसे काम नहीं लिया। मुझे जावेद फाजल ने कहा था कि इसको स्क्रीन प्ले राइटर ले ले। जावेद फाजिल साहब की दहलीज, लाजवाल और उनकी जितनी भी फिल्म, जिद फिल्म थी, नूर साहब जो हैं उनके वो अच्छे तोड़ जोड़ करने वाले बहुत अच्छे। और सैयद नूर साहब जब तक उनकी फिल्में लिखते रहे, जावेद फाजिल साहब की फिल्में सुपरहिट हो। सैयद नूर जैसे ही जावेद फाजिल साहब ने राइटर चेंज किया, जावेद फाजिल साहब की फिल्में हिट नहीं हुई, एक फिल्म के अलावा, वो भी आपके साथ जो मेरे साथ जो बाजार है, ठीक है ना। तो वो बात ये है कि मेरी 5 फिल्मों के मुख्तलिफ डायरेक्टर हैं। मैं किसी डायरेक्टर का मोहताज नहीं हुआ, ना राइटर का मोहताज हुआ। ओके। मैंने अहमद राई से मिर्जा जट लिखवाई, अमजद इस्लाम अमजद से हक महर लिखवाई जी, मुख्तलिफ राइटर मैंने, परवेज़ कलीम से जो जिसकी कोई वर्थ नहीं थी, बाजार हुस्न से पहले, उससे मैंने बाजार हुस्न जैसी फिल्म लिखवाई। तो मैं अपनी फिल्मों का कभी मैंने किसी राइटर को बुला के ये नहीं कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैंने फिल्म बनानी है। मैं हमेशा कहता हूँ ये सुनो, ये बनाना। चलें सर, बहुत शुक्रिया। और बड़ा तवील हमने इंटरव्यू किया, गुफ्तगू की, एक एक हिस्से पे, एक एक शोबे पे बात की फिल्म के। तो इंशाल्लाह इसी तरह की फिर कोई और नशिस्त रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। और शाकिर साहब आपका शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा ना वो बोल्ड हूँ, ब्लंट हूँ। मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ पहुँचे तो मैं पहले माफ़ी मांगूंगा। ये अगर इसमें आ जाए तो मेरे कुछ भी कहने का मकसद ये नहीं होता, कोई जाती मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि देखें, नासिर अदीब साहब का आपने जिक्र किया, सैयद नूर साहब का, तो ऐसा महसूस मुझे हो रहा था कि शायद आपकी कोई जाती रंजिश है उनसे। देखें, मैं तो नासिर अदीब की इतनी इज्जत करता हूँ, लेकिन उसको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि मैं सच क्यों बोलता हूँ। यही तकलीफ सैयद नूर को भी है। सैयद नूर से भी कहा गया था कि आपने इनके टाइटल क्यों रजिस्टर कर लिए हैं अपना लाशारियों के। ये उस वक्त चेयरमैन था। जी जी। फिर इनके एसोसिएशन के खिलाफ भी मैंने ऑर्डर लिया। उस कोर्ट ऑर्डर में ये भी कहा गया कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन मौला जट का टाइटल किसी को नहीं दे सकती। नासिर अदीब के पास भी राइट्स नहीं है। लाशारी भी मौला जट का नाम नहीं रख सकते। उसका ट्रेडमार्क भी मुझे मिला है। जी जी। उसके कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। उसका सेंसर सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। हाई कोर्ट में जो रिटें मैंने जीती हुई है वो भी सारी मेरे पास है, मेरे नाम पे है। चलें सर, हम दुआ गो हैं कि आप मज़ीद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई नई फिल्म अनाउंस करें, उस पर काम करें, और जो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं करने वाला हूँ। और मैं वो सरप्राइज़ दूंगा इंशाल्लाह। इस इंडस्ट्री को फिर हम वहाँ लेके आएंगे जहाँ पे हमने मौला जट बना के, बाजार हुस्न बना के, हर बार हक महर बना के इंडिया को मजबूर किया कि वो हमारा फॉलो अप करे, बांग्लादेश को मजबूर किया कि वो हमसे राइट्स ले। और ये मेरा काम जो है वो अल्लाह के फजल से वो पूरे पाकिस्तान का एजाज़ है।
मैंने चंद जर्नैलों से भी कहा था कि तुम लोगों ने आज तक इंडिया फतह नहीं किया। मैं वो बंदा हूँ जिसने एक पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं लिया, बल्कि गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया कमा के दिया है और हर बार इंडिया फतह किया।